रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट रहा है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एसआईपी की फॉर्मेट में करना चाहिए या उसको एकदम एक साथ जितने पैसे आपके पास आए वो उनको एक साथ आप इन्वेस्ट कर दें। एसआईपी का क्या मतलब है और एक साथ वन गो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हम थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक ईमेल की मुझको, और मैं उस ईमेल के अगेन मैं मल्टीपल इस तरह की वीडियोस जब बना रहा होता हूँ तो मुझे आइडियाज़ आप लोगों से ही मिलते हैं। तो मुझे एक ईमेल आई थी, मैं उसको थोड़ा सा रीड करता हूँ और उसके बारे में फिर डिटेल में बात करते हैं। तो ईमेल इस तरह से थी कि डियर वली खान, आई ट्रस्ट दिस ईमेल फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड for your investment series all about dividends. By the way, they all about dividends की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये उसका रेफरेंस दे रहे हैं। All about dividends which has expanded my knowledge considerably. While I've gained the wealth of knowledge, a simple question regarding dividend has surfaced. Could you kindly enlighten me how to identify when I receive dividends from a company and how I can confirm the receipt of such dividend? अच्छा, ये इन्होंने ईमेल मुझे की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको इस वीडियो को बनाऊँगा, मैं बीइंग अ जीसीसी एक्सपर्ट, मैं क्योंकि यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ और पाकिस्तान के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप कोई लेट्स से इंडिया से हैं तो इंडियन स्टॉक्स में भी कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी ही आपको सिचुएशन मिलती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन तीनों पर्सपेक्टिव से आपको ये वीडियो आई होप के वैल्यू दे। अच्छा, एडिशनली आई हैव अ कीन इंटरेस्ट in embarking on a systematic investment plan for long-term investment in Pakistan Stock Exchange. To elucidate, suppose I invest 5,000 rupees per month across different stocks. In the initial month, I purchase stock at 12 rupees. By the third month, the stock value has escalated to 15 rupees, only to decline after to let's say 10 rupees in the fifth month. Could you guide me on a straightforward method to ascertain my profitability or loss amidst these fluctuations? Thank you for time and consideration, and your guidance will be undoubtedly be invaluable in enhancing my financial understanding. So basically कह क्या रहे हैं ये कि बेसिकली आप ये समझें कि एक स्टॉक है, एक स्टॉक की वैल्यू 12 रुपए है और उसके बाद तीसरे महीने में लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि तीसरे महीने के अंदर उसकी वैल्यू 15 रुपए हो जाती है और उसके बाद पाँचवें महीने में 10 रुपए हो जाती है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो स्टॉक उन्होंने 5,000 रुपए एक दफ़ा इन्वेस्ट किए, दूसरी दफ़ा फिर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर उसके बाद दोबारा से 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इस केस के अंदर आपके डिविडेंड्स किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं तो अभी क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो मैं अपना एक-एक डिविडेंड एक-एक पॉइंट पर जो उसके लेट्स से राइट शेयर्स आते हैं या लेट्स से कोई बोनस शेयर्स आते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ एक्सेल के ऊपर और मैं उसको काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। तो मुझे तो काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आई नो कि हर बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। आपके लिए आसान तरीका ये है कि आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जैसे लेट्स से सरमाया डॉट पीके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, आप उसके अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मैंने वो भी करके देखा है, मुझे उसमें भी इतना अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। तो वो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं अगर खुद उसको ट्रैक कर सकूँ, जितना मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसको खुद ट्रैक कर सकूँ और उसके बाद उसके थ्रू मैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट कर सकूँ। ऑल्दो कि आई एग्री कि इतना आसान नहीं होता है। खैर, इसके अंदर इस केस में बात करें, पहले मैं बात करता हूँ एसआईपी की। तो एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं एसआईपी की बात करता हूँ, चाहे वो ख़ास तौर पे जब नया इन्वेस्टर होता है या अगर कोई लेट्स से इवन अगर कोई सीज़न्ड इन्वेस्टर होता है, तो अगर उसको पता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो फिर भी मैं हर बंदे के लिए एसआईपी ही रिकमेंड करता हूँ। एसआईपी कुछ चीज़ों में नहीं हो सकती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ चीज़ों में नहीं हो सकता है। वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उस केस में आता है जब लेट्स से आपको लगता है कि कोई वैल्यू मिल रही है आपको किसी स्टॉक के अंदर, बहुत अच्छे वैल्यू के ऊपर मिल रहा है। उस केस के अंदर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बजाय वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने 2 स्टॉक्स खरीदे थे। एक हबीब बैंक पाकिस्तान के अंदर और एक एमसीबी पाकिस्तान के अंदर। ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा था कि काफ़ी नीचे चले गए हैं और एचबीएल का तो ख़ैर इस तरह से सिचुएशन थी कि उनकी जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली स्टॉक नीचे चला जा रहा था। मैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली उसके अंदर बाइंग कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि एचबीएल ठीक है। मैं एक तो ये कि अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं इसके अंदर इस वीडियो के अंदर यूएस के स्टॉक्स की भी बात करूँगा और पाकिस्तान के स्टॉक्स की भी बात करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर आप ये ना समझें कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ़ अपनी स्टोरी बता रहा हूँ और उससे थोड़ा बहुत लर्निंग आप अगर कर सकते हैं तो वो कर लें। लेकिन इसमें कोई बिल्कुल भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अच्छा, एचबीएल के अंदर अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट कोई 67 या इससे इवन इससे भी नीचे की वैल्यू पे चला गया था और मैंने जो बाइंग स्टार्ट की थी इसके अंदर वो कोई ऑलमोस्ट 70-75 रुपीज़ के ऊपर स्टार्ट की थी और इवन
जब ये 68 67 पे चला गया था तो उसमें और बाइंग की थी मैंने। फिर इवेंचुअली जब ये पीछे रैली आई थी स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर काफ़ी ऊपर चला गया था, तो मैंने अभी भी बेचा नहीं है। इसके अंदर डिविडेंड्स भी मिले हैं। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता कि डिविडेंड्स कितने मिले हैं और उसके अंदर कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें मुझे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। इवन मैं कहूँगा कि जिसने भी आजकल पाकिस्तान के अंदर 22% का जो लेट्स से रेट मिल रहा है कैबोर के अराउंड इसी वैल्यू पे मिल रहा है, टी-बिल्स आपको इसी पे वैल्यू पे मिलेंगे। एचबीएल में अगर किसी ने लेट्स से जून में इन्वेस्ट किया होता 2023 के अंदर, तो 67 का स्टॉक था और इस वक़्त अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट कोई 105 के ऊपर पहुँचकर इस वक़्त 95 100 के ऊपर सेटल हुआ हुआ है। ऑलमोस्ट कोई आई वुड से 40% का प्रॉफिट हुआ है, प्लस उसने डिविडेंड्स अलग दिए हैं। तो 50% का आपको पिछले 3-4 महीने के अंदर प्रॉफिट मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके लिए हर वक़्त आसान होता है। इस तरह की सिचुएशन कभी-कभी बनती है और उस टाइम पर आप अपने जो पैसे आपके पास एक्यूमुलेट हुए हुए होते हैं, आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ इसके अंदर, इस केस के अंदर और इवन एमसीबी के केस के अंदर। एमसीबी के केस के अंदर भी अगर मैं उसका 1 ईयर का चार्ट आपको दिखाऊँ तो उसके अंदर मैं पहले से एसआईपी करता हुआ आ रहा था। लेकिन जब ये काफ़ी नीचे चली गई थी इसकी वैल्यू, तो उस टाइम पर मैंने इसके अंदर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाले थे। ये मैंने ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर जब 107 के करीब का स्टॉक पहुँचा था, उस टाइम पर मैंने इसके अंदर पैसे एक्स्ट्रा डाले थे और आज उसके प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 147 को टच करने के बाद इस वक़्त ऑलमोस्ट कोई 130 के ऊपर पहुँचा हुआ है। तो इसने भी ऑलमोस्ट कोई 30-40% का प्रॉफिट दिया है, प्लस उसके डिविडेंड्स अलग अच्छे खासे डिविडेंड्स आए, उसके डिविडेंड्स अलग आए। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी जिसके अंदर मैंने खुद एसआईपी ब्रेक की, ब्रेक तो नहीं की, एसआईपी मैं करता रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश मौजूद था वो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और उसके बाद मैंने उसमें प्रॉफिट लिया। लेकिन ये केस आपके साथ नेगेटिव भी हो सकता है। वो जो कहते हैं ना कि बाइंग द डिप इज़ इक्विवेलेंट टू कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, तो बिल्कुल सही हो सकता था। बहुत सारे केसेस के अंदर हमने देखा है कि स्टॉक के जब प्राइस नीचे जा रही होती है, इवन जो यूएस के स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर भी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स नीचे जा रहे होते हैं। आप उसको बाइंग द डिप पे बाय कर रहे होते हैं और वो ऑटोमैटिकली आप बाय करते जाते हैं और वो प्राइस नीचे होती जाती है और वो कब तक नीचे जाती है यू नेवर नो, और हो सकता है दोबारा वापस आए ना। तो इस केस के अंदर मुझे मेरी अपनी जो कैलकुलेशन थी, प्लस ये कि मैंने ये देखा था कि एचबीएल और एमसीबी इस तरह के बैंक्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जब कोई बहुत ही बुरा सिचुएशन होती है, तभी शायद नीचे जाएँगे। जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, मैं नहीं समझता था कि उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि वो उसकी वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँ ये बैंक्स। तो उस केस के अंदर मैंने अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने ज़ाहिर-सी बात है, अपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाता हूँ। मैं अपने एक लिमिट में रह के ही पैसे लगाता हूँ और मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कितना इन्वेस्ट करना है, उसी हिसाब से लगाता हूँ। तो अगेन ये मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ कि मैं ये इसके अंदर सारे पैसे नहीं लगा रहा हूँ और एक लिमिट में रिस्क अवर्स होते हुए उतने पैसे लगा रहा हूँ। तो उस केस के अंदर ये ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सारे पैसे, आपके पास एकदम से सारे पैसे आए, आपने कहा यार ये एचबीएल के स्टॉक इतना नीचे चला गया, मैं सारे के सारे पैसे इसमें लगा देता हूँ, तो वो बिल्कुल भी गलत स्ट्रैटेजी होगी, चाहे वो स्टॉक डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। वो स्ट्रैटेजी 100% गलत होगी, वो सिर्फ़ आपने एक गैम्बल किया। तो गैम्बल बिल्कुल भी ना करें। एसआईपी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एसआईपी के अंदर मुझे जो पसंद है स्टॉक्स, अच्छा मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपने वीडियोज़ बनाना छोड़ दिए, तो ऐसा इसलिए है कि मेरा कोई इतना अच्छा प्रॉफ़िट भी नहीं हो रहा उसके अंदर और अब एटलीस्ट मैं नेट पॉज़िटिव में तो आ गया हूँ, डॉलर टर्म्स में फिर भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट पॉज़िटिव के अंदर दोबारा से आ गए हैं, जब से एक रैली आई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लेकिन अब मैं दोबारा बनाऊँगा इसके ऊपर अपने अपने पोर्टफ़ोलियो को ज़रूर दिखाऊँगा। मैं कुछ रीबैलेंसिंग कर रहा था जिसकी वज़ह से मैं चाह रहा था कि थोड़ा-सा टाइम दे दूँ और उसके बाद दोबारा से मैं वीडियो बनाऊँ, मैं डेफ़िनिटली दोबारा से बनाऊँगा। इन 2 स्टॉक्स का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे दूँ एसआईपी का। अब बात करते हैं मैं यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो यूएस के स्टॉक्स में जीसीसी में रहते हुए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसके अंदर मुझको एसआईपी के भी ऑप्शंस मिलते हैं और डिफरेंट और किस्म के भी ऑप्शंस मिलते हैं। मैं अभी आपको बराका की ऐप के बारे में तो नहीं बताऊँगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाऊँ कि जो एप्पल की स्टॉक की प्राइस थी, एप्पल की स्टॉक की प्राइस 5 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट $54 के ऊपर थी और आज ऑलमोस्ट कोई 100 एंड लेट्स से 80-90 डॉलर्स के करीब पहुँची हुई है। तो ऑलमोस्ट कोई 3 टाइम्स प्राइस बढ़ चुकी है, बल्कि 3 भी नहीं, ऑलमोस्ट कोई 4 टाइम्स प्राइस बढ़ चुकी है। अब इसके अंदर मैंने क्योंकि यूएस के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट डेढ़ 2 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो मैंने एसआईपी ही की थी। एसआईपी के अंदर कभी मुझको स्टॉक्स की प्राइस इसके अंदर मिली है 140, कभी मिली है इसके अंदर 150, कभी मिली है 160 और मैंने 134 के ऊपर भी शायद इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है। तो इसके अंदर अब इसकी एवरेज आउट करके देखें तो मेरी प्राइस बहुत मुझे अच्छी मिली हुई है। इस वक़्त 189 के करीब का मेरे पास इसकी प्राइस हुई हुई है। लेकिन
अगेन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, मैं एप्पल के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करता हूँ वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, बल्कि अभी एक आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो होपफुली मैं जब आईफोन लूंगा तो उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा क्या उसके अंदर थॉट प्रोसेस था। यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक लगा दिया जो आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों मेरा थॉट प्रोसेस है एप्पल के ऊपर। लेकिन ये हर बंदे का अलग अलग होता है, किसी को गूगल में इन्वेस्ट करना होता है, किसी को अमेजोन में इन्वेस्ट करना होता है, किसी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी को एंग्रो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसी को हबीब बैंक में इन्वेस्ट करना है, किसी को किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये आपका अपना डिसीजन होता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो आपको चीज़ समझ में आए उसी टाइम पे इन्वेस्ट करें। उससे पहले ना इन्वेस्ट करें, ना उसके अंदर स्टडी ज़रूर करें लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी अमाउंट ना करें। छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब आते हैं अगर मैं बात करूँ तो यूएस की, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो यूएस के अंदर एक और तरीका ये है कि आप उसके अंदर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि जब भी यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, आपको इन एनी केस इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म में हमने देखा है 1970s ऑलमोस्ट इवन वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट कर दें तो उसके बाद से अब तक के हमने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें। 10 साल का पीरियड कभी मिलता है, कभी 15 साल का पीरियड मिलता है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे होती है, लेकिन इवेंचुअली वो ऊपर जाती है। अब आपके पास टाइम होराइज़न इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसके अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अगर आप लेट्स से नुकसान में जाते हैं तो आपको उसमें इतना अफ़सोस ना हो अगर नुकसान हो रहा हो, क्योंकि आप उसके अंदर अगेन एसआईपी कर रहे होंगे। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज़ बेस्ट फॉर एसआईपी। इंडेक्स में आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडेक्स होता क्या है बेसिकली? बेसिकली इंडेक्स में होता ये है कि आप जब आप पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ओनली इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक स्टॉक्स, जैसे मैं एप्पल के अंदर की बात करूँ, अमेज़न की, गूगल की, किसी की भी बात करूँ, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। भले वो टॉप 500 लिस्टेड स्टॉक्स हों, या पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट हो, या पूरे की पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स हों, उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहलाती है। और उसके अंदर और भी डिफरेंट किस्म के आपको ईटीएफ्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैंने अगेन बराका की एग्ज़ाम्पल दूँगा जिसके अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको बराका के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो आपको $25 का, अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरा लिंक को यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन ये जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए है ये ऐप सिर्फ़, ये आप अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके अंदर अकाउंट बनाने का। आप अगर जीसीसी एक्सपर्ट हैं तो उसके लिए आपको सऊदी में हैं, ओमान में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, कहीं भी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि इनकी ऐप अपडेट हुई है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप जब इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास वीओओ, वीटीआई या क्यूक्यूक्यू इस तरह के आपको टिकर सिंबल मिलेंगे ईटीएफ्स के, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसके अंदर कॉन्स्टेंटली आइदर डिविडेंड ले सकते हैं, आइदर उसकी प्राइस एप्रिसिएशन ले सकते हैं। इसमें आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, आपको आपके पैसे डूब भी सकते हैं, कंप्लीटली तो ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन जिस परसेंटेज से स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी उसी परसेंटेज से आपके पैसे भी डूब सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग कहते हैं कि अभी मैं एग्जांपल दूँ एक कि मेरे एक जानने वाले थे, उनकी जॉब लॉस हुई और वो मेरी वीडियोज़ देखते थे, तो उन्होंने बोला, यार अब मेरी जॉब लॉस हो गई है, मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ अपने पैसे, ताकि मुझको मैं दुबई में सस्टेन कर सकूँ और रह सकूँ। मैंने कहा देखें, अगर आप अपनी किचन इनकम चलाना चाहते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की इनकम से, तो वो, और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं जबकि आपका लेट्स से जॉब जा चुकी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं हो सकता है 5 साल तक वो नेगेटिव में चला जाए और आप चाह रहे हैं कि उससे कैश फ्लो जनरेट कर सकें, तो वो बिल्कुल आपके लिए एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। ये सिचुएशन आपको जब करनी है जब आपके पास पैसे हों, जब आपके पास जॉब हो, या कोई आप डे जॉब कर रहे हो, या कोई बिज़नेस कर रहे हो, या कोई आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। उससे आप ये पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसों से आप फर्दर उसको बगैर सोचे समझे कि आपको मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, एक फिक्स अमाउंट आप उसके अंदर डालते रहेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा और वो आपको आपके रिटर्न्स कुछ ना कुछ करके देगा। लेकिन अगर आपने 2 काम किए, अगर आपने लेट्स से कोई जॉब नहीं है, कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सिर्फ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसके पैसे जनरेट करके आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत गलत एक प्रेसिडेंस होगा। लोग इसके ऊपर मुझे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि यार वॉरेन बफेट भी तो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, वो भी तो अपनी स्टॉक मार्केट से इनकम कर रहा है। और उसने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था। लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं करें अपने आप से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है। एक टाइम का होराइज़न भी होता है, एक मुल्क का होराइज़न भी होता है, जिस मुल्क के अंदर यानी कि आप जिस जगह पर हैं,
उसका होराइज़न भी होता है और बहुत सारी और फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बनते हुए नज़र आते हैं। वो आप हर बंदा अपने आप पे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो कुछ लोग होते हैं जो कर सकते हैं, उनकी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और उनके थॉट प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो 90% या 95% लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। उनको स्टॉक मार्केट को मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहिए। हाँ, एक टाइम आएगा जो आप अगर लेट्स से बहुत अच्छी इनकम पे आप पहुँच जाएँ, जैसे फायर का नंबर होता है। मैंने एक पॉडकास्ट में बात भी की थी कि फायर हर एक के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आपने फायर के नंबर को अचीव करना है, तो उसके लिए आपकी जो ईयरली एक्सपेंस है, उसके बराबर का आपने अगर 25 टाइम्स उससे उसके बराबर या उससे उसके मल्टीपल ऑफ 25 टाइम्स आपने जब आप फर्ज़ करें आपकी मंथली एक्सपेंस लेट्स से यूएई में रहते हुए 10,000 दिरहम है, सब कुछ मिलाकर। अब 10,000 दिरहम को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन कोई 3 मिलियन दिरहम्स के करीब आपको कैश बनने होगा। तो अगर 3 मिलियन दिरहम आप बना लेते हैं, तो फिर आप उसको बहुत आराम से पैसिवली इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के थ्रू 4% के करीब, 5% के करीब रिटर्न एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आउट करके 4, 5, 6% व्हाटएवर इट इज़, और फिर आप अपनी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 मिलियन दिरहम होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगेन बहुत सारे लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और मैं कहता हूँ वाक़ई ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए फायर का अचीव करना इतना आसान नहीं है। फायर क्या चीज़ होती है उसके ऊपर मैंने अलग से मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता स्टॉक मार्केट से अपने आप को सस्टेन करवाना। अच्छा, एसआईपी कहाँ पर आप नहीं कर सकते? एसआईपी हर जगह कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी आप कहाँ नहीं कर सकते? अगर आप कोई मेजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें एसआईपी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक तो आपको ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव अफेयर है ये कि उसके अंदर आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर महीने घर ले लें या हर 2 साल बाद एक घर चेंज कर लें या एक्स्ट्रा बढ़ा लें अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या ही बात है। लेकिन वो लोग करते हैं, वो उस तरह से करते हैं कि वो अपना मॉर्गेज करते हैं, लेवरेज करते हैं अपनी अमाउंट को, लेकिन वो बड़ा खतरनाक सिनेरियो बनता है। कुछ लोग उसके अंदर टू द मून हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल सिंक आउट कर जाते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को भी मैं रिकमेंड नहीं करता। अपनी चादर को देख के पाँव फैलाने चाहिए। आपको लगता है जिस टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, हाउस प्राइस कम होती है, आपको लगता है अगर आप वेस्ट के अंदर हैं, आप इवन दुबई के अंदर हैं, तो आपको लगता है कि आप ये इस गेम के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया और आप कर सकते हैं। लेकिन जब जब महँगाई बढ़ना शुरू होती है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होते हैं, हाउस प्राइस बढ़ना शुरू होती है, तो वही चीज़ आप पे बैकफ़ायर करती है। तो आप उसको एसआईपी कर सकते हैं, हर एक के बस की बात नहीं है अगेन, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मॉर्गेजेस के लिए एसआईपी करें। तो एसआईपी आप घर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट किसी चीज़ के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो रीट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अगेन रीट्स के ऊपर एक मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो उसके अंदर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक रियलिटी इनकम का एक ईटीएफ है जो कि यूएस बेस्ड है, उसके अंदर कैसे मैं लेट्स से एसआईपी कर सकता हूँ या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकता हूँ। जो जो अगर आप लेट्स से स्टॉक्स की बात करेंगे, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज़ अ बेटर टर्म टू यूज़, कि वहाँ पर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, चाहे स्टॉक की प्राइस नीचे हो, चाहे ऊपर हो, आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो डीसीए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए मौजूद हैं, चाहे 1 लाख रुपए मौजूद हैं, चाहे 1 लाख दिरहम कह लें, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन 1 लाख रुपए मौजूद हैं और उसको 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने अपनी तरफ से 10,000 1,000 रुपए भी ऐड करते रहते हैं। तो आप दिरहम में ले लें तो लेट्स से 1 लाख दिरहम आप इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने 1,000 दिरहम भी ऐड करते जाते हैं। तो अगर आपको लेट्स से मैं 10% का उसमें एवरेज आउट करके कहूँ कि आपको 10% का प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो 10% के प्रॉफ़िट के ऊपर 10 लाख रुपए आपके जो 1 लाख रुपए आपने किए थे और हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 450 के रुपीज़ बन जाएँगे। तो अगर 450 के रुपीज़ बनते हैं आपके, जबकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे, लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही थी, तो वहाँ पर आपको 10% के ऊपर आपको 450 थाउज़ेंड रुपीज़ बन जाएँगे। इसी चीज़ को आप फर्दर 10 साल के ऊपर करते हैं, यानी कि ये 10 साल के अंदर 4,50,000 रुपए बनाएँ। अब 4,50,000 रुपए से आपने बेस कर लें इसको और फिर अगेन हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको वो 1.36 मिलियन रुपीज़ बनेंगे। अब वो रुपीज़ कह लें या दिरहम कह लें। तो ये होता है कंपाउंडिंग में, ये होता है एसआईपी करने में, ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने में। ये मैं आपको एक फिक्स रेट पे बता रहा हूँ 10% पे, लेकिन कभी हो सकता है आपको 15% का प्रॉफ़िट हो जाए, कभी आपको हो सकता है 5% का प्रॉफ़िट हो, कभी हो सकता है 0 पे चला जाए, कभी हो सकता है नेगेटिव में चला जाए, कभी हो सकता है 7% का हो जाए। तो ये एक एवरेज आउट करके 10% के ऊपर ले लें, तो आपके जो आपने जो 4,50,000 रुपए बनाए थे,
आप उस पे हर महीने ₹10,000 जब ऐड करेंगे तो वो बनते हैं ₹1,20,000 जो आपने ओवर द 10 ईयर्स पीरियड लगाए। लेकिन जो एक्चुअल में बनेंगे वो 1.36 मिलियन रुपीज़ बनेंगे। ये मैं एक वेबसाइट है यूएस की गवर्नमेंट की और उसके ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है और उसके ऊपर ही मैंने कैलकुलेट करके ये आपको फिगर्स बताई हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर मेजर डिफरेंस है। जब भी किसी के पास ज़्यादा पैसे आएँ तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको फिक्स एसेट्स में डाल दें। डिपेंडिंग ऑन अगेन टाइम होराइज़न, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा है जिसने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि उन पैसों को डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पूरे के पूरे डाल दें। आपको एसआईपी करना चाहिए, उसको ज़्यादा अमाउंट आप फिक्स करवा दें या लेट्स से ज़्यादा अमाउंट आप अपने फिक्स एसेट्स के अंदर डाल दें और उसके बाद हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे एसआईपी करते रहें। जो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं स्टॉक मार्केट के वो नहीं पता चलेंगे, 1-2 साल 3 साल के अंदर कुछ नहीं पता चलता। आजकल की जिस तरह से सिचुएशन चल रही है यूएस की, बहुत सारे लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी। जो जिस तरह से कोविड में डाउन हुई थी स्टॉक मार्केट और फिर जिस तरह से रैली ली है, इन ये हमें बहुत जल्दी बहुत कुछ नज़र आ गया है। इस तरह की साइकिल बहुत अरसे में आती है, तो इसलिए आपको कुछ टाइम ले लेना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, अपने जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट आ गई है उसको फिक्स एसेट्स में डाल दें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिक्स एसेट के, उनके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। लेकिन उनको आप जो जो अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसको एसआईपी करें। मैं बराका के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा, अगर बना दी होगी तो मैं यहाँ पर लिंक भी कर दूँगा उसको। इसके अलावा बीइंग एन एक्सपर्ट इन द यूएई अगर आप रहते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई है। अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी इमरजेंसी फंड के बारे में, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट की थी लिविंग योर रिच लाइफ विद बहरोज़, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट।